बात बताइए आप लोग, जर्नल एंट्रीज जो हमने शुरू में नजर डाली थी जर्नल एंट्रीज पे, उसकी बेसिकली टेस्टिंग होगी और इसके अंदर अच्छा मुझे बात बताइए आप लोग को ये जो चैट बॉक्स है ये नजर आ रहा है? मैंने जो खोला हुआ है चैट बॉक्स, यानी कि आपको स्क्रीन जो है वो आधी नजर आ रही है ना? नहीं नहीं, जो मैंने आपकी जो मेरी जो स्क्रीन है, जो मेरा लैपटॉप है, मेरा वाला नहीं आ रहा है, यानी कि आप लोग को मेरी जो है वो पूरा प्रॉपर स्क्रीन नजर आ रहा है। अच्छा मेरे पास यहाँ पे ना चैट बॉक्स खुला हुआ है, तो जैसे आधा जो है वो, जिस तरह मैंने अभी क्या क्वेश्चन माइंड खोला हुआ है तो आधा ऑक्यूपाइड हुआ हुआ है। चले बेहतरीन हो गया, सही है। तो इसलिए मैं बार बार मिनिमाइज कर देती हूँ कि हो सकता है आप लोग का वो इंटरफेयर कर रहा हो। चले जी, तो क्वेश्चन नंबर 5.4 में बेसिकली क्या था? क्वेश्चन नंबर 5.4 में वो आपसे नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दी अबव ट्रांजैक्शंस। जी जनाब, अब बताइए। आपको परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम फॉलो करना था और साथ में वेटेड एवरेज मेथड, राइट? तो ऑब्वियसली जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए पहले आपको इन सारी चीजों की क्या चाहिए? सारी ट्रांजैक्शंस की, इश्यूज की, परचेजेस की, रिटर्न्स की, आपको इन सारी चीजों की अमाउंट चाहिए। ठीक है, अमाउंट के लिए आप क्या बनाएंगे? अमाउंट के लिए आप बनाएंगे स्टॉक लेजर कार्ड, है ना? क्योंकि इश्यूज जो है, इश्यूज की क्या वैल्यू होगी वो आपको जो पता चलेगा यूजिंग वेटेड एवरेज कॉस्ट इन द स्टॉक लेजर कार्ड। ठीक है, तो स्टॉक लेजर कार्ड आपने वर्किंग में बनाना है और वर्किंग में बनाने के बाद फिर आपने हर ट्रांजैक्शन का रिस्पेक्टिवली जर्नल एंट्री पास करनी है। हाँ जी, पहले तो हम जरा देखते हैं कि कितने स्टूडेंट्स ने ये सबमिट कराया है, जिन्होंने नहीं सबमिट कराया। आज स्टूडेंट्स की अटेंडेंस भी देखिए कितनी लो है, फॉर सम रीजन आई डोंट नो व्हाई। हाँ रही थी। अच्छा बाय द वे, अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपने फिर भी इनकम्प्लीट क्वेश्चन ही भले अपलोड कर देना है, ठीक है? सबमिट आपने कराना है, ठीक है? उसमें भले प्रॉब्लम्स हो, गलतियां हुई नहीं हो, आपने सिर्फ अटेम्प्ट, मुझे एटलीस्ट इस बात की तसल्ली हो जाए कि आपने अटेम्प्ट किया। अपलोड करने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे ना अटेम्प्ट, ठीक है? कोई पुरानी चीज तो अपलोड नहीं करेंगे वहां से, इतने तो आप लोग डिसऑनेस्ट नहीं है। जी जनाब, तो किधर आपके पास इसमें कोई प्रॉब्लम, इसमें कोई परेशानी? ठीक है आकिफ, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हम जल्दी से आगे चले। पॉइंट 6 की जर्नल एंट्री एक्सप्लेन कर दें, उसकी वैल्यू निकाली, एंट्री की समझ नहीं आए। 30 जून के एडजस्टमेंट शाहरुख को प्रॉब्लम आ रहा है और पॉइंट 6, तो पहले हम पॉइंट 6 पर आते हैं, ठीक है? फिर 30 जून पर आएंगे। अच्छा जी, ऑन जून 17 पॉइंट 6 में प्रॉब्लम आ रहा है उम्मे हबीबा को भी, ठीक है? पॉइंट नंबर 6 पहले डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है शाहरुख, फिर उसके बाद 30 जून पर आएंगे। On 17th June, 50% of the defective units were disposed of as a scrap for ₹20 per unit. हुआ क्या है, पहले आपके पास डिफेक्टिव यूनिट्स आपको रिटर्न हुए थे फ्रॉम द प्रोडक्शन टू द स्टोर ऑन June 12, यानी कि इश्यू रिटर्न हो गया ना, ये इश्यू रिटर्न हो गए। तो 12 जून को तो आपको फैक्ट्री फ्लोर से आपको रिटर्न हो रहे थे कि कुछ डिफेक्टिव यूनिट्स निकले, तो आपको वो फैक्ट्री ने वापस कर दिए। तो आपने इश्यू रिटर्न्स की एंट्री पास की, उस पर कौन सा रेट यूज करेंगे? ओरिजिनल इश्यूज वाला, है ना? ओरिजिनल इश्यूज वाला। और हम ये अज्यूम करेंगे कि ये बिल्कुल जो लास्ट इशू हुआ है June 6 वाला, उसी में से रिटर्न हो रहा है, तो आपने उसी का रेट यूज कर लिया। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई? इसको हम जरा यहाँ पे सोल्यूशन भी सामने खोली रखते हैं ताकि चीज हमारी यहाँ से कोरोबोरेट होती रहे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने रॉ मटेरियल को डेबिट किया, वर्क इन प्रोसेस को क्रेडिट कर दिया, यानी कि फैक्ट्री से आपके पास वापस आ गया। ठीक है, चले जी, क्या पोजीशन है, कौन सा रेट आपने यूज किया? इधर इधर आपने वही ओरिजिनल रेट यूज किया जो कि आपका ओरिजिनल इशू के टाइम पे यूज हुआ था। अब हम आते हैं, अब क्या पोजीशन हुई, अब दूसरा सिनेरियो क्या हुआ? ऑन June 17, 50% ऑफ द डिफेक्टिव यूनिट्स, यानी कि 2500 यूनिट्स, है ना, were disposed of as scrap for ₹20 per unit। अब मेरी बात है गौर से सुनिए। नॉर्मल, ये हम अज्यूम करेंगे कि ये नॉर्मल लॉस है ना, ये नॉर्मल लॉस है। हमने क्या अज्यूम करना है? ऑल लॉसेज आर नॉर्मल अनलेस मेंशन्ड अदरवाइज। यस, तो यहाँ पे भले शॉर्टेज हो, भले इस तरह का कोई डिफेक्टिव यूनिट्स वाला सिनेरियो। अब यहाँ पे आपके पास क्या सीन हो रहा है? आप 50% जो है वो डिफेक्टिव यूनिट्स को कर रहे हैं डिस्पोज ऑफ, राइट? तो अब उसके ऊपर जाहिर सी बात है आपको हो रहा है लॉस। क्या लॉस हो रहा है?
कि जो डिफेक्टिव यूनिट्स थे उनकी आपको सेल वैल्यू तो मिल रही है 20 पर यूनिट, लेकिन उनकी कॉस्ट 20 तो नहीं थी ना, उनकी तो कॉस्ट पर यूनिट कितनी थी, 83 रुपीज। यानी कि आपको सारा का सारा उन अमाउंट उन डिफेक्टिव यूनिट्स की अमाउंट रिकवर नहीं हो रही। तो जब हम 17 जून के ऊपर आते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, रॉ मटेरियल की जो टोटल यहाँ पे कॉस्ट है वो कितनी है, वो हम यहाँ से देख लेते हैं। ये रहा डिफेक्टिव यूनिट सोल्ड 86 रुपीज प्रिवेलेंट रेट चल रहा है। ठीक है, तो ये आपने क्या करना है, नॉर्मल इश्यूज की तरह लेके जाना है ना, नॉर्मल इश्यूज की तरह उसको ट्रीट करना है कि पहले जो 5000 यूनिट्स आपके पास वापस, अब याद रखिएगा ये यूनिट्स आपके पास वापस आए हैं, ये फिजिकली आपके पास मौजूद है, और अब 17 जून को ये 2500 यूनिट्स फिजिकली आपके पास से जा रहे हैं। 2500 यूनिट्स अब आप डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, तो 2500 यूनिट्स को आपने बिल्कुल नॉर्मल इश्यूज की तरह ट्रीट करना है। प्रिवेलेंट रेट क्या चल रहा है स्टॉक लेजर कार्ड में, वो चल रहा है 86, तो यानी कि उनकी कॉस्ट ऑफ ये मटेरियल्स जो है, कॉस्ट ऑफ दीज 2500 यूनिट्स कितनी बनती है, 2,15,000। 2,15,000 से आपने क्या कर दिया, रॉ मटेरियल को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, यानी कि आपके पास से 2,15,000 से करंटली जो है वो रॉ मटेरियल आपके पास से आउट हो रहा है। अच्छा जी, आपको कैश कितना रिकवर हो रहा है, सिर्फ 50,000 रुपए। तो बाकी जो है वो क्या ट्रीट हो जाएगा, लॉस, है ना। ये बिल्कुल उसी तरह है जिसमें अगर आपको याद है नॉर्मल लॉस में ना हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रो के अंदर, मोस्ट ऑफ द इंट्रो में मैंने ये बात पढ़ाई होगी, हाँ जी मैंने पढ़ाई थी शायद, कि जब हमारा नॉर्मल लॉस होता है वो इंश्योर्ड होता है ना। तो फॉर एग्जाम्पल अगर लॉस मेरा 1,00,000 रुपए का हुआ है और मेरी इंश्योरेंस है वो 60,000 की हुई है, तो मैं एक्चुअली अपना नेट लॉस कितना दिखाऊंगी, मैं कहूंगी कि ये 1,00,000 के लॉस में से 60,000 रिकवर हो गया, बाकी बचा 40,000, है ना। तो फैक्ट्री ओवरहेड में क्या जाएंगे, बिल्कुल जनाब, नॉर्मल लॉसेस आर टू बी चार्ज टू फैक्ट्री ओवरहेड। कहाँ पे पढ़ा है हमने ये, ऊपर अगर आप आएंगे तो जब हम जर्नल एंट्रीज देख रहे थे तो उसका हमने देखते कोई क्वेश्चन तो किया नहीं था, यहाँ पे आ जाए, किधर गया नॉर्मल लॉस, ये रहा। ठीक है, तो नॉर्मल लॉस में देखें क्या हो रहा है, नॉर्मल लॉस में आपका एफर्ट्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो रहा है और रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट हो रही है। अब यहाँ पे इस केस में एक एडिशनल एंट्री क्या आ गई, कैश की आ गई, है ना। उसमें बस हमें ये बात समझ में आ गई कि आपका नॉर्मल लॉस पूरा का पूरा 2,15,000 का नहीं है ना, बल्कि 2,15,000 में से 50,000 तो मिल गया, रिसीव हो गया, रिकवर हो गया। तो नेट बेसिस पे जो आपका नॉर्मल लॉस है वो है सिर्फ और सिर्फ 1,65,000 जो फैक्ट्री ओवरहेड में चार्ज होना है। क्लियर हो गई बात, क्योंकि नॉर्मल लॉस को एफएच में लेके जाना है। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैंने कल आपको रेफर कर दिया था कि जर्नल एंट्रीज आप अपने सामने लिखेंगे रखेंगे और आपने डबल एंट्रीज पास करनी है। तो देखिए ये सारी डबल एंट्रीज इस क्वेश्चन में अप्लाई हो रही है ना। ये 2500 यूनिट्स कैसे बनते हैं, आपको क्वेश्चन में ये बता दिया है कि 5,000 डिफेक्टिव यूनिट्स थे, है ना, और उसमें से 50% आप सेल कर रहे हो आज के दिन, तो कितने होंगे, 5,000 की 50% कितना बनता है, 2,500। ठीक है, और हम पहले सारी चीजें जो है वो यूनिट्स में निकालेंगे और फिर आपने उसको स्टॉक लेजर कार्ड से बेसिकली हमें इसकी फिगर पता चलेगी ना कि कॉस्ट कितनी थी। तो 17 जून को 2,500 यूनिट्स की कितनी आपने इश्यूज किए, इन अदर वर्ड्स कितने आपने अपनी इन्वेंट्री से निकाले, 2,500 का रेट कितना था, करंट प्रिवेलिंग कितना था वैक के हिसाब से, वो इतना है। ये एनआरवी लॉस नहीं है, मैं एनआरवी लॉस समझा चुकी हूँ। क्लोजिंग स्टॉक में अभी भी जो यूनिट्स डिफेक्टिव पड़े हुए होंगे उनका जो फ्यूचर का लॉस है वो एनआरवी लॉस होता है। ये डिफेक्टिव यूनिट्स आप ड्यूरिंग द मंथ बेच रहे हो तो क्लोजिंग स्टॉक का क्या ये पार्ट बनेंगे, नहीं, है ना। हमने तो जून 30 पे खड़े होके देखना है, एनआरवी लॉस हमेशा क्लोजिंग स्टॉक के अंदर जो डिफेक्टिव यूनिट्स हैं उनका होता है, दैट्स इट। ड्यूरिंग द मंथ कोई लॉस हुआ, वो आपने आगे बेच दिया, आपके पास से वो यूनिट खत्म हो गए, वो आपका एनआरवी लॉस नहीं है, वो या तो नॉर्मल लॉस होगा या एबनॉर्मल लॉस होगा। आई होप दैट्स क्लियर। उम्मीद अबीबा ठीक है, तो यू नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट। एनआरवी लॉस हम 30 जून पे ही खड़े होके देखेंगे। चलें आगे, और जनाब अब आपको वो कह रहे हैं कि 18 जून को फिर क्या हो रहा है, रिमेनिंग डिफेक्टिव यूनिट्स फॉर रिटर्न टू द सप्लायर। अब यहाँ पे आपको कोई लॉस वॉस हुआ नहीं, है ना, जो रिमेनिंग 2,500 यूनिट्स थे उनका आपको रिकवर हो गया, और सप्लायर ने कहा कि ठीक है आप वो वापस भेज दो, हम जो है वो आपको उसके पैसे रिटर्न कर देंगे। तो क्या इसमें कोई नॉर्मल या नॉर्मल लॉस की बात होती है, नहीं,
है ना। इसमें तो यही हुआ कि जो डिफेक्टिव यूनिट्स थे वो आपने अपने सप्लाई को कहा कि भाई ये डिफेक्टिव यूनिट से सप्लाई करेगा, ठीक है जी आप मुझे वापस भेज दें, मैं आपको पैसे आपके रिटर्न कर दूंगा जो भी आपने पैसे पे किए, है ना। तो अपेरेंटली आपने अभी तक इसके पैसे तो कोई पे नहीं है, आपको बेनिफिट वापस मिल गया। आपने जो उसके ऊपर खर्चा इनकर किया था वो आपको रिकवर हो गया। किस तरीके से? आपने पेबल कम कर दिया अपना, है ना, अकाउंट्स पेबल डेबिट हो गया, और उस डेट का प्रिवेलेंट रेट के हिसाब से 2500 यूनिट्स का हमने वो भी क्या करना है, परचेज, एक किस्म का परचेज रिटर्न है ना। तो उसके अंदर आपने किधर गया ये रहा। क्या किया है इसमें आपने, ओरिजिनल रेट जो था उसको यूज किया है ना, किधर गया, परचेजेस 88 के हिसाब से नहीं है, नहीं ओरिजिनल रेट नहीं यूज किया इसमें। क्या ये प्रिवेलेंट रेट है 85? ओ सॉरी 18 जून में ये देख रही हूँ, ये रहा। ठीक है, आई होप बात समझ में आ गई होगी सबके। ठीक है, ओरिजिनल रेट है ना, हाँ, क्योंकि ये परचेज रिटर्न हो रहा है ना। परचेज रिटर्न में आपने क्या करना है, परचेज रिटर्न के अंदर आपने फिर ओरिजिनल रेट यूज करना है जी जनाब। तो ओरिजिनल रेट क्या चाहिए, जून 6 वाले डिफेक्टिव यूनिट्स हैं, तो जून 6 का आपने ओरिजिनल रेट 85 रुपी पर यूनिट अप्लाई किया। हाँ जी, अब बारी आती है किसकी, अब बारी आती है 30 जून की। अब 30 जून को क्या हो रहा है, अब यहाँ पे नेट रियलाइजेबल वैल्यू लॉस, एनआरवी लॉस की हम जिक्र करेंगे, ठीक है। बात समझ आती है, एनआरवी लॉस आपका कहाँ जाएगा। हाँ जी, कैसे कैलकुलेट किया है, एनआरवी लॉस आपका एफओएच में जाता है, ये बात इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, ये आपका नॉर्मल लॉस है ना। एनआरवी लॉस क्या होता है, एक्सपेक्टेड लॉस, है ना, प्रिडिक्टिव जो है, प्रिडिक्टेड लॉस जो होता है, अनकंट्रोलेबल लॉस जो है, राइट। तो एनआरवी लॉस आपका एफओएच में ही जाना है। दूसरी चीज इसमें क्या आ गई कि दो चीजें इसमें आ गई, एक तो ये कि क्लोजिंग इन्वेंट्री में ऑब्सोलीट यूनिट्स है उनके ऊपर तो एनआरवी लॉस बुक करना है, इन रॉ मटेरियल इन्वेंट्री की वैल्यू को कम करना है ना। और दूसरा 4000 यूनिट्स वर फाउंड शॉर्ट, ये आपका एक्चुअल लॉस है, ये एनआरवी लॉस नहीं है, ये आपका एबनॉर्मल या नॉर्मल लॉस होगा। तो कल मैंने ये बात आपको जरा क्लैरिफाई कर दी थी कि हमने पैक क्वेश्चन बैंक में ये बात पढ़ी है, कॉस्ट ऑफ सेल एफओएच एक ही बात है बच्चे। एफओएच जो है वो अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ सेल में ही जाना है ना। एफओएच पहले बनेगा सीओजीएम का पार्ट, सीओजीएम आगे फिर अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगी, ठीक है, एक ही चीज है ये। चले, तो यहाँ पे हमारे पास दो लॉसेस आ रहे हैं, एक एनआरवी लॉस आ रहा है और दूसरा आ रहा है एक्चुअल लॉस, शॉर्टेज हो गई, ये एक्चुअल लॉस हुआ ना, है ना। 4000 यूनिट आपको पता चला कि है ही नहीं, गायब है। तो क्या इस गायब, इन गायब यूनिट्स को आप नॉर्मल ट्रीट करेंगे, अब नॉर्मल ट्रीट करेंगे, अगर तो अब नॉर्मल ट्रीट करते हैं तो इसको डेबिट करेंगे, कौन से एक्सपेंस में लेके जाएंगे, अदर एक्सपेंसेस में, है ना। एग्जैक्टली exactly. तो हमने पैक क्वेश्चन बैंक में आपको ये असम्पशन लिखवा दी गई थी कि हर टाइप ऑफ लॉस इज गोइंग टू बी नॉर्मल अनलेस मेंशन्ड अदरवाइज। तो ये जो शॉर्टेज है मोहसिन, ये जो शॉर्टेज है ये भी हम अज्यूम करेंगे कि नॉर्मल एक्सपेक्टेड था। हमारा जो यूनिट आइटम है वो इस तरीके का है कि उसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई हमें स्टॉक काउंट करते हुए कमी बेशी मिलेगी, तो ये एक्सपेक्टेड भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इसको आपने, इसकी एंट्री क्या पास होगी, अगेन इसको आपने जो शॉर्टेजेस हैं इसको आपने किस रेट पे वैल्यू करना है, प्रिवेलेंट रेट पे। ये इन्होंने स्टॉक लेजर कार्ड है कंप्लीट नहीं बनाया हुआ, जरूरत नहीं पड़ी, तो वर्किंग की भी है ना उन्होंने। आप अपनी आसानी के लिए कंप्लीट स्टॉक लेजर कार्ड बनाएंगे 30 जून तक का, तो 4000 यूनिट आपके स्टॉक लेजर कार्ड में आएंगे। ये जो 300 यूनिट्स का आपके पास वो आ रहा है, 500 यूनिट्स ऑब्सोलीट आ रहे हैं, ये आपके स्टॉक लेजर कार्ड में एज एन इशू नहीं आएंगे, याद रखिएगा। ये जो 500 यूनिट्स हैं ये इश्यूज नहीं है, ये अभी भी आपके स्टॉक में मौजूद है। स्टॉक लेजर कार्ड जब आप बनाएंगे तो 30 जून पे एक जो ट्रांजैक्शन आएगी इश्यूज के कॉलम में, वो आएगी ये 4000 यूनिट्स का शॉर्टेज। तो 4000 यूनिट्स जो आपके शॉर्ट हुए हैं ये कितने पे वैल्यू होंगे, 86 पर वैल्यू होंगे, राइट। तो क्या डबल एंट्री उनकी पास होगी, उन्होंने इकट्ठी एंट्री पास कर दी है, देखे 4000 इंटू 86 में शॉर्टेज जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड में डेबिट हो जाएगा, और किसमें क्रेडिट होगा, रॉ मटेरियल में, है ना। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री आपकी कम हुई। फिर बारी आती है एनआरवी लॉस की। एनआरवी के जब ऊपर हम आते हैं तो देखिए
पर यूनिट 30 जून को जितनी भी आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री मौजूद है उसकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी हो चल रही है, रेट उसका क्या चल रहा है, वो चल रहा है 86, है ना। 86 आपका सबसे आखिरी वेटेड एवरेज रेट है, राइट। इसकी जो फ्यूचर रियलाइजेबल वैल्यू है पर यूनिट वो कितनी है, 30 इन 500 यूनिट्स की। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि इन 500 यूनिट्स की जो कॉस्ट पर यूनिट है वो थी तो 86, लेकिन फ्यूचर में वो बिकेगा 30 पे। तो एनआरवी लॉस कितना है पर यूनिट, आप पर यूनिट एनआरवी लॉस पहले कैलकुलेट कर ले, 86 माइनस 30, है ना। और कितना टोटल बनता है 500 से उसको मल्टीप्लाई कर दें फिर। तो ये भी आपका किस में जा रहा है, फैक्ट्री ओवरहेड्स में जा रहा है। ये एनआरवी लॉस है 28,000 का। तो एनआरवी लॉस से भी क्या होता है, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री कम होती है, तो रॉ मटेरियल क्रेडिट हो गया। आई होप दैट्स क्लियर। जिनको दी शाहरुख, क्लियर होगी बात। जून 30 का आई होप ये बात सबको समझ में आ गई। हाँ जी, दो दो सेकंड दे रही हूँ जल्दी से। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नहीं, कॉस्ट एफओएच अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट बनता है, ये कह लें। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो बड़ी चीज है ना, इट्स अ बिगर थिंग। एफओएच विल बिकम अ पार्ट ऑफ योर सीजीएस। चले जी, और बताइए 5.4 में और कोई मसला और कोई परेशानी। चले, तो जिन लोगों ने अपलोड नहीं किया था वो अपलोड करेंगे, क्योंकि मैंने कल क्लास से पहले चेक करना है, याद रखिएगा। क्लास वर्क जो होम असाइनमेंट आज का था वो मैं चेक करूंगी। तो जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया था वो दोबारा अटेम्प्ट कर लेंगे, उनके पास अब एक लेवरेज मिल गया, ठीक है। चले जी, अब हम जो अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो बेसिकली पैक का तो चैप्टर ए से ही है, तो उसका ताल्लुक, लेकिन आई कैप के जो स्टडी टेक्स्ट है उसका है वो चैप्टर 2 का, राइट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, राइट। तो अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट, अब दिस इज समथिंग इंटायरली न्यू फॉर ऑल ऑफ यू। पहले तो जितना भी अभी अब तक हमने पढ़ा वो हमने इंट्रो एफआर 1 में कहीं ना कहीं किया हुआ था, है ना। और कुछ स्टूडेंट्स ने बहुत डिटेल में किया होगा, कुछ स्टूडेंट्स ने सरसरी सा किया होगा, इसलिए उनको थोड़ा प्रॉब्लम भी आया। जिनको अभी तक प्रॉब्लम आ रहा है इन सब चीजों में, काइंडली अपने इंट्रो या एफआर 1 जिससे भी आपने पढ़ा था कंप्लीट, आप काइंडली अपने लेक्चर नोट जरा खोलिए और थोड़ा सा रिवाइज करें। अब जो चीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, विच इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो पहले हल्की फुल्की इसकी डिस्कशन करेंगे, ऑब्वियसली बात है, थोड़ा सा हम देखेंगे कि भाई इसमें हमने करना क्या है, राइट। अच्छा जी, हमारा जो प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है, ये आप लोगों ने याद है ना, पढ़ा था परचेज साइकिल के अंदर। ये रहा, हमारा जो काम शुरू करता है वो कौन शुरू करता है, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट। यस, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट के पास स्टॉक कंट्रोल का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। तो उसका बेसिकली काम ये है कि वो अब हमारे स्टॉक्स के ऊपर कंट्रोल रखे, कितना ऑर्डर करना है, कब अपने सप्लायर से ऑर्डर करना है, कहीं इन्वेंट्री शॉर्ट ना हो जाए, बहुत ज्यादा इन्वेंट्री भी नहीं रखनी चाहिए, क्यों नहीं रखनी चाहिए वो भी अभी हम देख लेते हैं, राइट। तो जो हमारा, अच्छा बाय द वे मैंने चैट बॉक्स अपना मिनिमाइज कर दिया, तो जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप टाइप करेंगे, मैं फिर थोड़ी देर बाद चेक करूंगी, फौरन से भी आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा, ठीक है। प्लानिंग डिपार्टमेंट के बेसिकली हमारे दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। प्लानिंग डिपार्टमेंट ने पहले तो क्या करना है, द प्लानिंग डिपार्टमेंट हैज टू मिनिमाइज इन्वेंट्री कॉस्ट। ठीक है, कंट्रोल तो वो करता है, इन्वेंट्री के ऊपर कंट्रोल उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन उसने करना क्या है, उसने जो सारा काम करना है उसका ऑब्जेक्टिव एक होगा, इट हैज टू मिनिमाइज इन्वेंट्री कॉस्ट टू इंक्रीज प्रॉफिट, है ना। और दूसरा काम क्या होगा, अवॉइड
गोइंग आउट ऑफ स्टॉक बाय मेंटेनिंग सफिशिएंट स्टॉक। अब ये जो है ना दोनों बातें खुला तजाद है। कैसे खुला तजाद? अब इसको आगे जाके जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो आपको और बातें समझ में आ जाएंगी। प्लानिंग डिपार्टमेंट का हम ये कह रहे हैं कि उसने कम से कम इन्वेंट्री भी रखनी है, ठीक है, और सेफ इन्वेंट्री भी रखनी है। इतनी कम भी ना हो कि भाई स्टॉक आउट हो जाए, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ, वो जितनी कम से कम इन्वेंट्री रखेगा उतनी ही अपेरेंटली इन्वेंट्री कॉस्ट हमें एट अ ग्लांस एज अ ले मैन हमें समझ में आता है। इन्वेंट्री कम होगी तो कॉस्ट भी उसकी कम होगी, ये कम जितनी रखेंगे, राइट। लेकिन इतनी इन्वेंट्री कम भी नहीं होनी चाहिए कि स्टॉक आउट हो जाए। तो प्लानिंग डिपार्टमेंट हैज टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द टू, ठीक है। इन्वेंट्री कॉस्ट वो ऐसे अपनी मिनिमाइज करे, वो इन्वेंट्री अपनी कम से कम इतनी रखे कि वो स्टॉक आउट भी ना हो। स्टॉक आउट का मतलब ये है कि आपका स्टॉक खत्म हो गया, ऑर्डर आया, पता चला स्टॉक ही नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि स्टॉक आउट हुआ है, ठीक है। इसकी भी कॉस्ट है, शॉर्टेज कॉस्ट है ये, है ना। शॉर्टेज की कॉस्ट पड़ेगी हमें कि भाई कस्टमर हमारे लूज होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, राइट। तो पहले हम जरा ये देख लेते हैं कि इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट है कितनी आपकी, ठीक है। जब हम फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट अपनी इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट को देखते हैं तो हमारे पास चार कैटेगरीज में फॉल करता है, ठीक है। परचेज कॉस्ट हो गई, ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई, होल्डिंग कॉस्ट हो गई, और शॉर्टेज कॉस्ट हो गई। शॉर्टेज कॉस्ट को हम स्टॉक आउट कॉस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। कि जब हमारी इन्वेंट्री आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी तो फिर हमें क्या क्या कॉस्ट इनकर करनी पड़ सकती है, ठीक है। हमें क्या जो है वो लॉसेस होंगे, क्या हम लोग को जो है नुकसान होगा उसका, तो वो हमारे पास शॉर्टेज कॉस्ट में आता है। अब हम एक एक करके सर चीजों को डिस्कस करते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जी परचेज कॉस्ट में क्या क्या आता है। उसकी लिस्ट प्राइस आती है ना। फिर उसमें हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लेते हैं, इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट लेते हैं, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज लेते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट हमने परचेज कॉस्ट में लेना है आपकी जो लिस्ट प्राइस होती है वो, और आपकी जो फॉर द टाइम बिंग बस यही याद है। ट्रेड डिस्काउंट भी होता था। ट्रेड डिस्काउंट को अभी हम इंशाल्लाह आगे जाके डिस्कस करेंगे, उसका अलग सिनेरियो पढ़ेंगे, ठीक है। जी मैं अभी भी डिस्कस कर रहे हैं बच्चे, ठीक है। तो अभी परचेज कॉस्ट में सिर्फ लिस्ट प्राइस ले रहे हैं, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज ले रहे हैं, और हम ये नहीं कह रहे कि भाई ट्रेड डिस्काउंट आ रहा है। अभी हम ट्रेड डिस्काउंट को इग्नोर करेंगे, अज्यूम करेंगे कोई ट्रेड डिस्काउंट बल्क परचेजिंग डिस्काउंट नहीं है, ठीक है। दूसरी कैटेगरी आपके पास क्या आ जाती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट पहले हम देख लेते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या होता है, कॉस्ट रिलेटेड टू गिविंग एन ऑर्डर के या अपने सप्लायर प्लेसिंग एन ऑर्डर, राइट, ठीक है। अपने सप्लायर को जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उससे रिलेटेड कितने जो है, यानी कि जो तभी इनकर होंगे अगर जब आप ऑर्डर प्लेस करेंगे ना। तो बस रेलिवेंट कॉस्ट कैसे होती है ना, यही होती है ना कि जी ऑर्डर प्लेस किया तो ये खर्चे इनकर किया, अगर ऑर्डर प्लेस ना करते तो ये खर्चे इनकर ना करते, है ना। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन,
हम लेके जाएंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट की कैटेगरी में, है ना। अब आप खुद देख लें, जितनी दफा आप ऑर्डर प्लेस करेंगे उतनी दफा ही आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा, है ना। तो फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट हम कैरेज इनवर्स या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को लेके जाएंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट की कैटेगरी में। फिर इसके अलावा कम्युनिकेशन कॉस्ट, राइट। आप ऑर्डर प्लेस करते हैं टेलीफोन के ऊपर, आपने एक टेलीफोन डेडिकेट किया हुआ है जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर टू द सप्लायर, राइट। ये बहुत जैसे रेयर चीज हो सकती है, उनके इतना ज्यादा डिफरेंशिएट तो हम करते नहीं है चीजों को। तो अब उस टेलीफोन का जो बिल है वो किस में आ जाएगा, वो आपके ऑर्डरिंग कॉस्ट में। जितनी ज्यादा टेलीफोन कॉल्स करेंगे उतना ज्यादा ही बिल आएगा। या लेट्स अज्यूम मोबाइल पे कर रहे हैं, राइट, तो खर्चा उसका आ रहा है। फैक्स कर रहे हैं, ठीक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो कम्युनिकेशन कॉस्ट अगर आप कोई मटेरियल कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं, आपको सवाल में बताया गया, तो वो आप ऑर्डरिंग कॉस्ट के एम्बिट में लेके जाएंगे, ठीक है। फिर इसके अलावा एक और एग्जांपल, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। जितनी दफा आप ऑर्डर प्लेस करेंगे, जितनी दफा वो ऑर्डर फुलफिल करेगा सप्लायर, उतनी दफा आपको इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी इन ट्रांजिट की, है ना। फिर इसके अलावा जितनी दफा आपको आप ऑर्डर्स प्लेस करेंगे, जितनी दफा सप्लायर्स उन ऑर्डर्स को प्रोवाइड करेंगे, उतनी दफा आपको इंस्पेक्शन भी करनी पड़ेगी, है ना। तो साल में अगर मैं 10 दफा जो है वो ऑर्डर्स मुझे रिसीव हो रहे हैं, मैं 10 दफा ऑर्डर्स प्लेस कर रही हूँ, वो 10 दफा सप्लायर ऑर्डर्स हमें भेज रहा है, तो मुझे 10 दफा इंस्पेक्शन करनी पड़ेगी ना। अगर 5 दफा मुझे माल रिसीव हो रहा है सप्लाई से, तो मुझे 5 दफा ही इंस्पेक्शन करनी पड़ेगी, 10 दफा थोड़ी करूंगी मैं, राइट। तो जितनी दफा मैं ऑर्डर्स प्लेस करूंगी तो इंस्पेक्शन कॉस्ट बढ़ेगी या कम होगी डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ ऑर्डर्स आई प्लेस एंड रिसीव, राइट। फिर इसके अलावा अगर तो वो पर्टिकुलर इन्वेंट्री आप सप्लायर से खरीद नहीं रहे हो बल्कि खुद ही प्रोड्यूस कर रहे हो, है ना, वो भी तो हो सकता है ना। तो कितनी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में हम ये भी देख सकते हैं कि भाई कितना ऑर्डर प्लेस करना है सप्लायर से, या कितना कितना बड़ा हमने प्रोड्यूस करना है, ठीक है। इकोनॉमिक प्रोडक्शन क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, तो वो भी हमारा यहाँ पे एक चीज ऑल्टरनेट हो सकती है, राइट। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल क्या है, बेसिकली कि कितने आपने बैचेस जो है वो प्रोड्यूस करने हैं। बड़े बैचेस प्रोड्यूस करेंगे तो कम दफा आपको प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, छोटे बैचेस प्रोड्यूस करेंगे तो आपको ज्यादा बैचेस प्रोड्यूस करने पड़ेंगे ना। तो एक दफा के बैच को सेटअप करने के लिए कितनी कॉस्ट आती है वो भी आपका वेरी करेगा with this information if inventory is produced. टैक्सेस का क्या क्वेश्चन आपने किया अहमद? ये चीज आप लोगों ने इंट्रो एफ में पढ़ी हुई है ना, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज आर योर परचेज कॉस्ट, नॉट द रिफंडेबल वंस। रिफंडेबल या एडजस्टेबल जो है आपकी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते। अदर देन इनकम टैक्स और जी बिल्कुल, इफ इन्वेंट्री प्रोवाइडेड बाय सप्लायर तो ये होगा ना बच्चे, अवैस जी नहीं, टैक्सेस परचेज में आएंगी। वैसे अगर आप सप्लायर से परचेज कर रहे हो फिर तो ये सारी चीजें आती ना। ये सिर्फ है कि अगर इन्वेंट्री प्रोड्यूस कर रहे हो तो हर इन्वेंट्री के प्रोडक्शन पे बैच सेटअप कॉस्ट आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। इसके ऊपर हम बाद में आते हैं, ये इतना वो नहीं है अभी, हम इसके ऊपर डिस्कस इतना नहीं कर रहे हैं, हम इन्वेंट्री सप्लायर से खरीद रहे हैं अभी, ठीक है। फिर उसके बाद जो तीसरी कैटेगरी हमारी आती है वो क्या है, इन्वेंट्री की होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट क्या होती है, अब यहाँ पे हम जरा ऑर्डर से बाहर निकल आए, अब ऑर्डर से अलग है ये चीज। होल्डिंग कॉस्ट क्या होती है, इन्वेंट्री को अपने पास स्टोर करने की खर्चे, है ना। तो क्या चीज समझ में आती है, वेयर हाउस कॉस्ट, है ना, स्टोरेज कॉस्ट उसकी, वेयर हाउस की जो है वो रेंट हो गया, वेयर हाउस के जो खर्चे हैं, है ना, वो चीज हो गई। फिर इसके अलावा क्या क्या चीजें आ सकती हैं, अच्छा जी इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इंश्योरेंस कॉस्ट। आपने इन्वेंट्री आपके पास जितनी ज्यादा पड़ी हुई होगी प्रेमिसेस पे उतना ज्यादा ही आपको इंश्योरेंस इनकर करना पड़ेगा, है ना। फिर इसके अलावा एक और चीज है, देखिए
आप इन्वेंट्री जितनी भी आपके पास होगी ना, फॉर एग्जांपल मेरे पास बहुत ज्यादा इन्वेंट्री पड़ी हुई है, तो ये मेरे लिए तशवीश की बात है। क्यों? बिकॉज मेरा कैपिटल इन्वेंट्री में टाइड अप है। बात समझ आ रही है? मुझे क्या करना है, इन्वेंट्री का मेरा मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, रखना नहीं अपने पास। इन्वेंट्री को मैंने अपने पास रखना नहीं, मैंने इन्वेंट्री को बेचना है। मेरे पास से इन्वेंट्री जाती रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें मेरी इन्वेस्टमेंट लगी हुई है ना? तो मेरे पास जितनी ज्यादा इन्वेंट्री होगी, जाहिर सी बात है, हो सकता है मैंने कोई लोन लिया हो इस इन्वेंट्री को खरीदने के लिए, है ना? तो अगर मेरे पास इन्वेंट्री अभी भी पड़ी हुई है, तो मेरे पास उसके ऊपर क्या लग रहा होगा, उस रेलेवेंट लोन के ऊपर इंटरेस्ट मैं पे कर रही हूँ। तो भाई आप क्यों इन्वेंट्री आपने अपने पास संभाल के रखी हुई, आप बेचो, ताकि आपका ये जो इन्वेस्टमेंट है, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, वो आपका थोड़ा सा रिलीज हो, है ना? आपका थोड़ा सा रिलीफ मिले उसमें। अगर तो आपने ये लोन नहीं लिया हुआ, तो आपने कैपिटल इस पे लगाया हुआ है, उसके ऊपर रेट ऑफ रिटर्न, ये सारी चीजें आपके पास जो है वो लगती है, राइट? तो वो पैसा आप कहीं और जगह पे लगा सकते हैं, इन्वेंट्री की जगह, राइट? तो ये चीजें आपके पास किसमें आ जाती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। ये होल्डिंग कॉस्ट का पार्ट है, ये आपकी इन्वेंट्री होल्ड करने से इनका ताल्लुक है, जिसमें से क्या आ जाएगा, ये इंश्योरेंस इन ट्रांजिट नहीं है, ये इंश्योरेंस ऑफ इन्वेंट्री है ना? इंश्योरेंस प्रीमियम, जो इन्वेंट्री आपके पास पड़ी हुई है उसके ऊपर इंश्योरेंस क्या आता है वो। और तीसरी चीज है ना? आप ये कह सकते हैं कि भाई इन्वेंट्री में मैंने इतना पैसा लगाया हुआ है, इसकी जगह मैं कहीं और भी इन्वेस्टमेंट अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकती हूँ, राइट? तो ये सारी चीजें आपकी होल्डिंग कॉस्ट का पार्ट बन जाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आखिरी जो आपके पास कैटेगरी है वो क्या है, वो है शॉर्टेज कॉस्ट। ठीक है, शॉर्टेज कॉस्ट में क्या आ जाता है, लॉस्ट प्रॉफिट ऑन सेल, है ना? आपकी गुडविल भी लूज होगी, जाहिर सी बात है। कस्टमर्स आएंगे, कहेंगे जी इनको पास जब भी जाओ चीज लेने के लिए, इनके पास स्टॉक होता ही नहीं है, तो वो जाहिर सी बात है कंपेटिटर्स के पास जाएंगे, कंपेटिटर्स का ज्यादा अच्छा बिजनेस होगा, है ना? तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन स्टॉपेज ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, ऐसी बात है आपके पास अगर रॉ मटेरियल शॉर्ट हुआ होगा तो क्या होगा, इधर इसमें क्या सिनेरियो होगा, आपकी प्रोडक्शन रुक जाएगी, उससे रिलेटेड कॉस्ट आपको इनकर करनी पड़ेगी, है ना? दोबारा से प्रोडक्शन स्टार्ट करने की अलग ही खर्चा आता है। आइडल बैठे हुए हैं, ठीक है, तो ये भी आपके पास एक नेगेटिव चीज है, गलत बात है। तो फिर शॉर्टेज कॉस्ट में ये सारी चीजें फिर आपकी आ जाती है, राइट? अब जरा हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की तरफ आते हैं। तो अब यहाँ पे जो हमारा प्लानिंग डिपार्टमेंट है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसको क्या करना है, इन सारी कॉस्ट को मिनिमाइज करना है इस तरीके से कि हमारी शॉर्टेज भी ना हो, है ना? हमारी शॉर्टेज भी ना हो, स्टॉक हमारा जो है वो कम भी ना पड़े। तो हमने इस तरीके से इन सारी कॉस्ट को जो है के दरमियान हमने एक बैलेंस रखना है। तो हम आ जाते हैं अपने पैक क्वेश्चन बैंक के ऊपर, ठीक है, जो हमारी हैंडबुक है उस पर आ जाते हैं और हम रीड करना स्टार्ट करते हैं इसमें। अच्छा, मैंने आपको एक और होम असाइनमेंट दिया था, आप लोगों ने एग्जाम्पल रीड कर लिया पेज नंबर 8 और 9 पे जो थी। इसमें इन्होंने एनआरवी टेस्टिंग की हुई है, आइटम बाय आइटम कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आया किसी को? इसमें हम एनआरवी टेस्टिंग जो है आइटम बाय आइटम बेसिस पे किया हुआ है, कैटेगरी बेसिस पे किया हुआ है और टोटल बेसिस पे किया हुआ है। तो हम एनआरवी टेस्टिंग वैसे करते किस बेसिस पर है, हमें एनआरवी टेस्टिंग करनी है आइटम बाय आइटम बेसिस पे। ये बात मैं कल आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, है ना?
आइटम बाय आइटम बेसिस पे हम एनआरवी टेस्टिंग करते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल वही वाली बात है, सनसिल्क का जो ब्लैक वाला शैम्पू है, मैंने आपको ये बात बताई थी, उसमें 3 डिफरेंट आइटम्स होंगे। ठीक है, सनसिल्क ब्लैक एक कैटेगरी है और सनसिल्क ब्लैक में भी 3 आइटम्स है। तो मैक्सिमम हमने सैशेज का, ब्लैक वाले जो शैम्पू का जो सैशे है उनकी कॉस्टिंग करनी है, एनआरवी करनी है, एनआरवी कंपैरिजन करना है, एनआरवी टेस्टिंग करनी है। फिर हम आएंगे किस पे, मीडियम साइज बॉटल पे, ब्लैक वाली है ना, उसकी कॉस्ट निकालेंगे अलग से, उसकी एनआरवी निकालेंगे अलग से, उनकी कंपैरिजन करेंगे, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी अलग उसकी निकलेगी। इसी तरह से सबसे बड़ी बॉटल का अलग काम करेंगे। ठीक है, तो आप इन चीजों को मिक्स आउट नहीं करना। तो एक्चुअली हम लोग किस बेसिस पे जाते हैं, वी हैव टू गो फॉर आइटम बाय आइटम एनआरवी टेस्टिंग। ठीक है, अब हम आते हैं जरा इसमें, चले कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है, बहुत सिंपल सी इसमें वर्किंग हुई हुई है। अब हम आते हैं किसके ऊपर, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब जरा हम ये रीड करते हैं, Section 6 है ये, पेज नंबर 9। Primary function of planning department in an organization is to ensure minimum investment in inventories. This function is achieved by developing most economic purchase order. Most economic purchase order, generally known as economic order quantity. तो हमें अगर ये पता लग जाए कि भाई हमने अपने सप्लायर को कितने यूनिट्स का एक ऑर्डर प्लेस करना है, तो उस पर बहुत सारी चीजें बेस कर जाएंगी। क्या बेस करेंगे, अच्छा जी, जितना बड़ा आपका ऑर्डर साइज होगा, इसका मतलब है कि फ्यूचर में उतनी ही ज्यादा आपकी इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट आएगी, है ना, ऐसी बात है ना। बड़ा ऑर्डर होगा, इसका मतलब है कि मैं अगर 8,000 यूनिट्स एक टाइम पे ऑर्डर प्लेस करती हूँ, तो वो 8,000 यूनिट्स मेरे पास आएंगे। यस और नो, एट एनी पॉइंट इन टाइम मेरे पास प्रेमिसेस पे 8,000 यूनिट्स मौजूद हो सकते हैं, है ना। मैं अगर 6,000 यूनिट्स का एक ऑर्डर प्लेस करती हूँ, तो जब मेरे पास इन्वेंट्री खत्म होने वाली होगी, तो वो 6,000 यूनिट सप्लायर मुझे भेज देगा। यस और नो, तो वो 6,000 यूनिट्स मेरे पास प्रेमिसेस पे मौजूद होंगे। तो देख लेना आपके पास इन्वेंट्री का साइज पे कितना होगा आपके प्रेमिसेस के ऊपर, वो भी डिपेंड करता है ऑर्डर के साइज पे। इसी तरह से ऑर्डर जितना बड़ा होगा, उतना ही ड्यूरिंग द ईयर कम ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ेंगे, है ना। जितने एक टाइम पे अगर मैं ज्यादा सामान मंगा रही हूँ, तो मुझे कम दफा मंगाना पड़ेगा पूरे साल में। यस और नो, एक दफा में अगर मैं कम चीजें मंगा रही हूँ, तो मुझे और फ्रीक्वेंटली और मतलब इन्वेंट्री ऑर्डर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मेरे पास क्या चीज इन्वॉल्व हो जाएगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट, है ना। तो होल्डिंग कॉस्ट हो गई, ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई, परचेज कॉस्ट तो इसमें कोई डिपेंड नहीं करता विद द नंबर ऑफ ऑर्डर्स और ऑर्डर साइज, ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, है ना। और शॉर्टेज कॉस्ट को भी हम फॉर द टाइम बिंग इग्नोर कर देंगे। जी बिल्कुल, नवीद हसन साहब, अब ये सॉफ्टवेयर जो है, एक मैं आपको बात बता दूं कि जो हम जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी पे बेस करते हैं ना, ठीक है, थोड़े से ले ऑफ्स हुए हैं, लेकिन उन सॉफ्टवेयर को भी तो मैनेज करना है। आपने जो डेटा इनपुट करना है, जो आपने उसमें क्या कहते हैं उनको, क्राइटेरिया और वो जो चीजें डालनी होती हैं, वो तो सारा मैनुअली होता है ना। तो प्लानिंग डिपार्टमेंट का काम इंटायरली खत्म थोड़ी हुआ, है ना। प्लानिंग डिपार्टमेंट का तो सिर्फ ये चीजें वो हेल्पफुल हो गई हैं कि इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग एवरीथिंग मैनुअली, इंस्टेड ऑफ मेकिंग मैनुअल चार्ट्स एंड मैनुअल एवरीथिंग टेबल्स और ये सब कुछ, तो ये सारी चीजें आपकी अब कम हो गई हैं, लेकिन होना तो है ना, मैनुअल इनपुट तो जरूरी है इसमें। अब मैं अगर आपको बोलूंगी जी अब डिसाइड करना है, देयर इज समथिंग कॉल्ड सेफ्टी स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक कितना होना चाहिए, है ना। फिर और भी सारी चीजें, क्राइटेरिया जो हमें इनपुट करना है सॉफ्टवेयर में, वो सारे मैनुअली डलेंगे। ठीक है जनाब, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे आप ऑर्डर साइज कितना है उसी पे थोड़ा डिपेंड करेगा कि भाई आपका कहीं आगे जाके शॉर्टेजेस तो नहीं होती, है ना। ठीक है जनाब, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज द ऑप्टिमल ऑर्डर साइज फॉर एन एंटिटी इंश्योरिंग देयर इज नो ओवर स्टॉकिंग और अंडर स्टॉकिंग रिजल्टिंग इन मिनिमम टोटल कॉस्ट टू द एंटिटी। तो हमें क्या करना है, ओवर स्टॉकिंग भी नहीं करनी। ये ना हो कि हम इन्वेंट्री इतनी ढेर सारी मंगा ले कि वो आगे जाके पता चले सेल होने के उसमें थे नहीं चांसेस, तो वो अगले साल सेल करने पड़ेंगे, है ना। तो ओवर स्टॉकिंग भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ओवर स्टॉकिंग से हमारी होल्डिंग कॉस्ट बहुत बढ़ सकती है। यस और नो, अननेसेसरीली बढ़ सकती है कि इतनी तो डिमांड होती नहीं है पर मंथ जितनी आपने इस महीने स्टॉक मंगा लिया। ठीक है, तो ओवर स्टॉकिंग भी नहीं होनी चाहिए, अंडर स्टॉकिंग भी नहीं होनी चाहिए। द इन्वेंट्री शुड बी सफिशिएंट इनफ टू कवर योर करंट डिमांड, राइट। आगे चलते हैं, बाइंग रॉ मटेरियल इन क्वांटिटीज अदर देन ईओक्यू वुड रिजल्ट इन आइदर ओवरस्टॉकिंग और अंडरस्टॉकिंग एंड अफेक्ट कॉस्ट योर ऑपरेशंस। ऐसा नहीं है कि हम मंगा नहीं सकते, मंगाए सही, लेकिन फिर आपको इस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा कि फिर कॉस्ट हमारी बढ़ जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं।
The time period between placing an order till the receipt of goods from suppliers is called lead time. तो इस तरह के हम और भी चीजें पढ़ेंगे. बेसिकली लीड टाइम क्या होता है, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है. हमने ये तो देख लिया कि भाई इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या मतलब है, कि ऑर्डर का साइज कितना होना चाहिए. ठीक है, कितना बड़ा, कितने यूनिट्स का हम ऑर्डर प्लेस करें, ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, राइट. लीड टाइम क्या होता है, मुझे पता है. मैं अगर आज के दिन ऑर्डर प्लेस करती हूँ अपने सप्लायर को, अगेन हमने परचेज साइकिल ऊपर पढ़ा था, ठीक है. मैं अगर आज के दिन ऑर्डर प्लेस करती हूँ सप्लायर को, तो वो कुछ दिन तो लेगा ना टू डिलीवर दैट ऑर्डर, है ना. टू डिलीवर दैट ऑर्डर 20 दिन लेगा. हो सकता है उसने आगे से प्रोड्यूस करना हो वो आइटम जो मैंने उसको ऑर्डर किया है, राइट. या हो सकता है उसने आगे कहीं से खरीद के मुझे भेजना हो, राइट. ये दोनों सिनेरियोज हो सकते हैं. तो द सप्लायर विल टेक सम टाइम, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 4 हफ्ते, whatsoever. तो वो जितना टाइम लेता है, the time period between placing an order till the receipt of the goods from the supplier is called lead time. Now this is an important terminology, lead time याद रखिएगा, ठीक है. अब इसके अंदर जब हम ईओक्यू की कैलकुलेशंस पर आएंगे तो इसमें हमें कुछ बुनियादी बातों का ख्याल रखना है. क्या बुनियादी बात का ख्याल रखना है, एक चीज तो मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दी थी. एक अजम्पशन हम क्या लेके चलेंगे कि ट्रेड डिस्काउंट विल बी इग्नोर्ड फॉर द पर्पस. क्यों जनाब, इसको हम क्यों स्पेशल अजम्पशन में लेकर जा रहे हैं, मेरी बात गौर से सुनिएगा. ट्रेड डिस्काउंट आपको मिलता ही ऑर्डर के साइज के ऊपर है ना. क्या बोलते हैं सप्लायर, क्या बोलता है, अगर आप 100 यूनिट से ज्यादा मेरे से खरीदेंगे तो मैं आपको 2% डिस्काउंट दूंगा. यही होता है ना ट्रेड डिस्काउंट, है ना. बल्क डिस्काउंट भी मैंने आपको कहा, इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, बल्क डिस्काउंट. जी लीड टाइम आ गया है ना समझ में, ठीक है जी. तो बल्क डिस्काउंट का क्या मतलब है, जितना ज्यादा आप एट अ टाइम खरीदेंगे उतना आपको ट्रेड डिस्काउंट, ज्यादा अच्छा डिस्काउंट मिलेगा. वो ये आपको कह देगा कि भाई देख ले 100 यूनिट से कम अगर आप मेरे से खरीदते हैं ना एट वन टाइम, तो फिर मैं कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं देता. तो क्या मतलब हुआ इसका, इसका भी तो ताल्लुक हो गया ईओक्यू से, ऑर्डर साइज से, है ना. लेकिन हम क्या अजम्पशन यहाँ पे यूज करें, क्योंकि वो अभी कैलकुलेशंस को कॉम्प्लिकेट कर देगा, जाहिर सी बात है. तो अभी हम इस ट्रेड डिस्काउंट को इग्नोर करेंगे फॉर द टाइम बिंग. तो यहाँ पे हम ईओक्यू की डिस्कशन स्टार्ट करते हुए एक बुनियादी अजम्पशन क्या लेकर चल रहे हैं, मेरी बात गौर से सुनिएगा. हम इसको टेक्निकली जब वर्ड करेंगे तो ये कहेंगे कि परचेज कॉस्ट स्टेज द सेम. बात समझ आ रही है. हम ये बुनियादी अजम्पशन लेके चल रहे हैं, ये रहा, नो बल्क ऑर्डर डिस्काउंट, परचेज कॉस्ट पर यूनिट हमारी सेम है, ठीक है. ये हम असम्पशन लेके जा रहे हैं अभी फॉर द टाइमिंग कि हमारी परचेज कॉस्ट पर यूनिट स्टेज द सेम, कि मेरा ऑर्डर साइज जितना भी होता है, मेरा फिर पूरे साल में थ्रू आउट, में क्या कह रही हूँ कि मेरा परचेज कॉस्ट पर यूनिट मेरा सेम आ रहा है. इसी से रिलेटेड एक और असम्पशन क्या है, मैं जनवरी में जो यूनिट खरीद रही हूँ ना, पर यूनिट अगर मुझे उनका 100 रुपए पड़ रहा है, तो दिसंबर में भी खरीदते हुए मैं क्या कह रही हूँ कि 100 रुपए पर यूनिट ही पड़ रहा है. बात समझ आई, ठीक है. यानी कि इस ईओक्यू के अंदर इसको हम चैलेंज करेंगे बाद में, इसको हम डिस्कस करेंगे इंटायरली डिफरेंट चैप्टर में. ट्रेड डिस्काउंट को तो इस चैप्टर में हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन जो इन्फ्लेशन वाला एलिमेंट है उसको हमने इंटायरली इग्नोर कर देना है फॉर दिस. अब ये बात अजीब सी, अब आप लोगों ने फीफो वेटेड एवरेज वगैरह करते हुए ये देखा ना कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट जो है वो, जिस तरह मैंने जो एग्जांपल्स कराई है उसमें 50, 52, 55 वो बढ़ रहा है. यहाँ पे आके हम ईओक्यू इन्वेंट्री मैनेजमेंट का काम करते हुए हम इस चीज को इग्नोर कर देंगे. हम कहेंगे कि जो साल के पहले दिन हमें जो है वो रेट पर यूनिट पड़ रहा था, कॉस्ट पर यूनिट पड़ी थी रॉ मटेरियल की खरीदते हुए, वही हमारा ईयर एंड पे भी पूरे साल थ्रू आउट द ईयर 100 रुपी पर यूनिट है कॉस्ट, ठीक है. कोई इन्फ्लेशनरी ट्रेंड नहीं है. यहाँ तक बात क्लियर हो गई. फिर जो है हम एक और अजम्पशन क्या ले रहे हैं, एक और अजम्पशन ये ले रहे हैं कि एनुअल रिक्वायरमेंट, ये हम देखेंगे एनुअल रिक्वायरमेंट क्या होती है, कि पूरे साल के आप बेसिकली कैलकुलेशन के पर्पसेस के लिए आपको क्या चाहिए होता है कि पूरे साल में हमारी डिमांड कितनी है, हमें कितने यूनिट्स चाहिए रॉ मटेरियल के, ठीक है. सप्लायर से हमें कितना जो है वो सामान चाहिए, एनुअल डिमांड कितनी है, प्रोडक्शन में हमें कितना लगाना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट. एनुअल रिक्वायरमेंट, लीड टाइम, मुझे पता है कि जी सप्लायर ने 20 दिन ही लेने,
अब आपको पता है ये बात कि प्रैक्टिकली ऊपर नीचे तो हो सकता है ना, वो 20 से किसी किसी ऑर्डर को डिलीवर करते हुए 25 दिन भी लगा सकता है, कोई अनफोर्सीन इवेंट हो गया है ना, कुछ कुछ ऑर्डर्स को डिलीवर करते हुए हो सकता है वो 10 दिन लगाए इंस्टेड ऑफ 20 दिन। लेकिन हम ईओक्यू की कैलकुलेशंस करते हुए हम क्या अज्यूम करेंगे कि लीड टाइम हो गया, एनुअल डिमांड हो गया और इस तरह के जितने भी अदर वेरिएबल्स हैं दे आर कांस्टेंट एंड नोन। ठीक है, हर नोन इज सर्टेनिटीज, इनके इनमें कोई चेंज भी नहीं आ रहा। मतलब ऐसा नहीं हो रहा कि हम जो है वो चार हमने ऑर्डर प्लेस किए तो एक ऑर्डर में उसने 20 दिन लगाए, एक में उसने 15 दिन लगाए, एक में उसने 10 दिन लगाए, हम ये अज्यूम करें कि 20 दिन है तो 20 दिन ही होगा। ठीक है, तो इन चीजों को जाहिर सी बात है हम रखेंगे, अजम्पशन करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेशन ठीक होगी ना, है ना, उससे हम कर सकेंगे प्रॉपर कोई। अगेन इसीलिए आपको ये बात पढ़ाई गई है कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में प्रिसीजन थोड़ा कम हो जाता है। अब बात समझ आई, प्रिसीजन थोड़ा कम हो गया ना। एक्चुअली जरूरी नहीं है कि वो 20 दिन ही लगाए, लेकिन हम क्या अज्यूम करेंगे ईओक्यू की कैलकुलेशन करते हुए कि भाई 20 दिन है तो 20 दिन ही रहेगा लीड टाइम। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुआ। अब जब हम इस सिनेरियो को, अब हमने क्या चीज कह दी, हमने ये कहा कि जी परचेज कॉस्ट हमारी सेम ही रहेगी, है ना, थ्रू आउट द ईयर। पूरी सारी कैलकुलेशंस के लिए अब हमारा ऑर्डर साइज बढ़ता है कम होता है उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक चीज तो हमारे पास ये आ गई कि फिर ये जो परचेज कॉस्ट है दिस विल बी इररेलेवेंट फॉर द पर्पज ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की कैलकुलेशन, है ना। अगर ये चीज आपकी सेम ही रहनी है, इसका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से ऐसा कोई ताल्लुक हम कह रहे हैं डायरेक्ट अभी तक नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट हम इग्नोर कर रहे हैं, है ना, ट्रेड डिस्काउंट हम इग्नोर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के फॉर्मूलाज देखेंगे, वर्किंग्स देखेंगे, उसके अंदर तो फिर परचेज कॉस्ट का कोई काम है ही नहीं, है ना। अगर तो परचेज कॉस्ट इंक्रीज या डिक्रीज हो रही होती है हमारे इकोनॉमिक, हमारे ऑर्डर साइज को लेके, तो फिर हम कहते हैं कि ये रेलेवेंट कॉस्ट है, राइट। अभी फॉर द टाइमिंग हम क्या कहेंगे कि भाई इसको तो इग्नोर करना ही बेहतर है, अगर इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा तो डिसीजन मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कितना ऑर्डर हम प्लेस करें, इतना करें या इतना करें, उसके लिए फिर हम परचेज कॉस्ट को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, क्या रिफंडेबल की वजह से इंक्रीज तो होता है नहीं, अभी हम अज्यूम कर रहे हैं कि नहीं इफेक्ट पड़ेगा। बेटा वो तो होगी, मैं पर यूनिट की बात कर रही हूँ ना, मैंने अभी क्या बोला, मैंने ये कहा कि मेरे पास एक यूनिट को खरीदते हुए जनवरी में 100 रुपए कॉस्ट आ रही थी। अब हम जो है ना पर यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, टोटल में तो चेंज होगा, जाहिर सी बात है, टोटल में तो चेंज होगा, लेकिन हमारे लिए रेलेवेंट कॉस्ट क्या है, पर यूनिट पे कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। तो अवैस आपके आंसर, आपके सवाल का भी जवाब हो गया, टैक्स जो है पर यूनिट तो सेम ही है ना। ठीक है, उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो मैं अगर आपसे ये कहूँ कि क्या फिर ये रेलेवेंट कॉस्ट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, सो फार हम कहेंगे कि नहीं जनाब, मेरा ऑर्डर साइज बड़ा होता है या कम होता है उससे मेरी परचेज कॉस्ट पर यूनिट पे तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा, मेरा एक यूनिट वही कॉस्ट आ रही है जो हर महीने आती है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका ये हमारे लिए फिर रेलेवेंट फॉर द टाइम बिंग नहीं होगा। ठीक है, अच्छा जी, होल्डिंग कॉस्ट इज रेलेवेंट ऑब्वियसली, है ना। मेरा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जितना बड़ा या छोटा होगा, मेरी फिर होल्डिंग सॉरी ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट पे जाहिर सी बात है, मैं अगर ज्यादा बड़ा साइज का ऑर्डर प्लेस करूंगी तो कम ऑर्डर्स प्लेस होंगे, कम ऑर्डर्स प्लेस होंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम होगी, यस और नो। अगर मैं छोटे छोटे साइज के ऑर्डर्स प्लेस करूंगी तो मुझे ज्यादा फ्रीक्वेंटली ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, यानी कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स मेरे बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ेंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट भी बढ़ेगी, तो ये मेरा रेलिवेंट हो गया। इसी तरह से होल्डिंग कॉस्ट जो है वो भी मेरा रिलेटेड है टू दी ऑर्डर साइज, है ना। मैं अगर ज्यादा इन्वेंट्री अपने सप्लायर से मंगाती हूँ तो मेरे पास एट एनी पॉइंट इन टाइम ज्यादा इन्वेंट्री पड़ी होगी प्रेमिसेस पे, वो फॉर एग्जांपल आज के दिन डिलीवर हुई है, आज के दिन मैंने स्टॉक काउंट किया तो पता चला 8,000 यूनिट्स आए हैं, अभी अभी आए हैं, तो ये मेरे पास क्या होंगे, करंटली इन्वेंट्री में मौजूद होंगे, मुझे वेयर हाउस ज्यादा बड़ा लेना पड़ेगा, यस और नो। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं ऑर्डर ही 6,000 यूनिट्स का या 4,000 यूनिट्स का प्लेस करती हूँ तो मुझे कम छोटा उससे छोटा वेयर हाउस भी चलेगा, क्यों, क्योंकि मेरे पास ऑर्डर ही प्लेस हो रहा है 4,000 5,000 के उसमें बैचेस में, क्लियर होगी ना बात। देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड सेफ्टी स्टॉक, अभी हम उस पर भी आते हैं, यहाँ तक बात क्लियर हुई। तो आपके पास मैक्सिमम इन्वेंट्री पे कितनी पड़ी होगी, 4,000 यूनिट्स पड़ी होगी, है ना। सेफ्टी स्टॉक को अभी हम फॉर द टाइम बिंग इग्नोर कर रहे हैं कि वो आपके पास जैसे ही आपके पास स्टॉक खत्म हुआ, सप्लायर ने आपको और माल भेज दिया, 4,000 यूनिट्स वो एक टाइम पे भेजता है,
और एक दूसरे सिनेरियो में वो 8,000 यूनिट एक टाइम पे भेजता है। तो आपके पास देख रहे हैं ना, स्पेस आपको ज्यादा और कम चाहिए होगी तो होल्डिंग कॉस्ट अकॉर्डिंगली बढ़ेगी या कम होगी। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के लिए ये भी आपका एक रेलेवेंट कॉस्ट हो गया। तीसरी चीज हमारे पास क्या आती है, शॉर्टेज कॉस्ट। अब शॉर्टेज कॉस्ट हम फॉर द टाइम बिंग कह रहे हैं कि इग्नोर करेंगे फॉर द टाइम बिंग, ठीक है। इसको भी हम इग्नोर कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारा इतना इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है कि हमारे पास जो है वो सेफ्टी लेवल्स भी हमारे मेंटेन हो रहे हैं, तो शॉर्टेज कॉस्ट को भी फॉर द टाइम बिंग हम इग्नोर करेंगे। तो फॉर द पर्पज ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, क्योंकि देखिए ना यहाँ पे आपकी क्या है, हम कह रहे हैं कि सर्टेनिटी से हम हमारे पास वेरिएबल्स, शॉर्टेज कब हो सकती है, शॉर्टेज तब होगी ना अगर आपने फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर प्लेस किया और पता चला कि सप्लायर ने नॉर्मल टाइम से ज्यादा टाइम ले लिया, तो आपके पास स्टॉक खत्म हो गया, है ना। स्टॉक खत्म हो गया और आपके पास अभी तक माल ही नहीं पहुंचा, क्योंकि आपने जो लीड टाइम एस्टिमेट किया था सप्लायर ने उससे ज्यादा टाइम ले लिया, है ना। और आप स्टॉक खत्म हो गया, अब आप खाली हाथ बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं सप्लायर माल भेजेगा तो मेरे पास जो है वो स्टॉक आएगा। तो यहाँ पे भी हम फॉर द टाइम बिंग क्या कह रहे हैं कि लीड टाइम वगैरह और बाकी सारे जो वेरिएबल्स हैं वो हम काफी हद तक सर्टेनिटी के साथ जो है वो स्टैब्लिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगेन फॉर द टाइम बिंग शॉर्टेज कॉस्ट भी आपकी नहीं इनकर होगी। So the only two categories of cost that are relevant right now for the calculation of EOQ are what? Holding cost and carrying cost. यहाँ तक carrying cost and ordering cost. Carrying cost आपका holding cost है, ठीक है। This is an alternate. ठीक है जनाब, होल्डिंग कॉस्ट का ये ऑल्टरनेट है। यहाँ तक मुझे बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? क्लियर हो गई, क्रिस्टल क्लियर है बात। चलें जी, अब हम आते हैं, जरा आए तो सही, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमारी होती क्या है उसको तो जरा हम देख लें। अच्छा, इन्होंने थोड़ा सा समझाया हुआ है। हाँ जी, होल्डिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट को वो बता रहा है कि जनरली इट इज गिवन एज अ परसेंटेज टू बी अप्लाइड टू पर यूनिट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। तो वो पर यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं कि पर यूनिट आगे से पर एनम देता है वो, ठीक है, पर यूनिट पर एनम। तो ये इस टर्म्स में बताते हैं, जब हम आगे एग्जांपल करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। For which purchase planning is to be done and may include cost of capital, insurance cost, cost of warehousing, obsolescence, deterioration and theft etc. ये सारी होल्डिंग कॉस्ट का पार्ट है ना। आप जितना होल्ड करेंगे उतना इस चीज का रिस्क भी बढ़ेगा, है ना। जितना ज्यादा इन्वेंट्री होल्ड करेंगे उसमें रिस्क ऑफ गोइंग ऑब्सोलीट, रिस्क ऑफ थेफ्ट भी उसमें बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो ये नॉर्मली आपको परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिया जा सकता है टर्म्स में, और आपको पर यूनिट के टर्म्स में भी दिया जा सकता है, रुपीज में भी दिया जा सकता है। देखते हैं क्या हिसाब किताब है। ऑर्डरिंग कॉस्ट और ऑल कॉस्ट एसोसिएटेड विद परचेज साइकिल जनरली गिवन एज रुपीज पर ऑर्डर, ठीक है। ये बात तो समझ में आती है ना कि टोटल इतने, हर ऑर्डर पे हमें टोटल इतना रुपीज जो है वो खर्चा इनकर होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईओक्यू। अब ये हमारे मेजर रूल्स हैं। जब हम वर्किंग करेंगे तो हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या निकलेगा, एनुअल, जहां पे हमारी दो दो ही कॉस्ट हमें कंसिडर करनी है ना। कौन सी कॉस्ट कंसिडर करनी है? ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट, राइट। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो ऑर्डर साइज है जिसमें हमारी एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू एनुअल कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। कि पूरे साल की ऑर्डरिंग कॉस्ट टोटल जहां पे इक्वेट करेंगी एनुअल कैरिंग कॉस्ट की। और इस लेवल का एक और नेचर क्या है कि एट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो टोटल एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल एनुअल कैरिंग कॉस्ट है, इट विल बी एट अ मिनिमम। टोटल एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड एनुअल कैरिंग कॉस्ट इज मिनिमम फॉर द एंटिटी। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है? क्लास आप लोगों की अगली कितने बजे ऑडिट की, आज है या नहीं है? अच्छा जी, कब? 11 बजे है? अच्छा, यानी कि अभी शुरू होने वाली होगी ना। 9:45 तक क्लास रख लें। अच्छा हाँ, ये चीज भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, मुझे कोई मसला नहीं है। आप लोगों की मेरी क्लास से पहले कोई क्लास होती है? कोई क्लास नहीं होती तो मैं 15 मिनट पहले स्टार्ट कर सकती हूँ। मैं कोशिश करूंगी कि मैं, क्योंकि उसमें यही होता है ना कि मैं लॉग इन करती हूँ ज्यादातर, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 7 बजे ऑनलाइन हूँ, राइट। और मैं, मेरे साथ से हो भी रहा है, इसमें मेरी जो है वो अटेंडेंस थोड़ी अच्छी जा रही है आजकल, राइट। तो मैं कोशिश अगर करूँ कि 15 मिनट पहले जो है वो अगर हम स्टार्ट कर लें। 7 बजे मेरे बच्चे, सॉरी 7 मेरे, आप लोगों के 10 बजे।
मैं 9:45 की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो 9:45 तक, क्योंकि मुझे आपको पता है ना, मेरा खासतौर पर जिन स्टूडेंट्स को मेरा स्टाइल पता है, रियली सॉरी अबाउट इट। दिस इज वन नेगेटिव थिंग जो मुझे पता है कि मेरे अंदर है, कि मैं जो 10-15 मिनट हमेशा ऊपर ले जाती हूँ, जज्बात पे काबू नहीं रहते मेरे, ठीक है। और मैं जो आई गेट कैरिड अवे, राइट। तो इसका थोड़ा सा हमें, हाँ जी, 9:45, 15 मिनट्स पहले आपने आ जाना है, सिंपल। 7 बजे नहीं, 7 बजे मेरे हैं, तो मैंने अपने टाइम के हिसाब से 15 मिनट पहले जो है आई ट्राई टू लॉग इन, ठीक है। और कोशिश ये करूंगी कि अब मैं ज्यादा वेट ना करूं स्टूडेंट्स का, कल मैं इंतजार कर लूंगी, ठीक है। कल मैं इंतजार कर लूंगी, 5 मिनट्स हम इंतजार में गुजार देंगे, और 5 मिनट्स के बाद हम स्टार्ट कर देंगे। लेकिन इन एनी केस आप लोगों के 10 o'clock से पहले क्लास स्टार्ट हो जाएगी, मैं ग्रुप में भी अनाउंस कर दूंगी, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं आज के इस लेक्चर को। ऑब्वियसली बात है, एग्जाम्पल तो मैं आपको दूंगी नहीं सॉल्व करने के लिए, है ना। एग्जाम्पल आप अभी करेंगे नहीं, क्योंकि अभी तक आपने इसको पढ़ा हुआ नहीं है। तो काम ये करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 1.3 जो आई कैप क्वेश्चन बैंक है वो फिर सॉल्व कर लेते हैं एज होम असाइनमेंट, राइट। ये भी, हाँ, ताकि हमारे आई कैप का जो क्वेश्चन बैंक है वो भी हमारा कवर हो जाए। तो आपके पास याद है ना, ये हमने किया था, ये मेरा मेहनती वाला ये वही है। एक सेकेंड, लेट मी चेक है, ये वाला क्वेश्चन भी, हाँ ये तो वही वाला, ये तो हम कर चुके हैं, BNG याद है, मेहंदी लिमिटेड, ये भी हम कर चुके हैं। तो इत्तेफाक से पैक क्वेश्चन बैंक और आईकैप क्वेश्चन बैंक के जो है ना, वो काफी क्वेश्चन जो है वो सिमिलर हैं। तो वो पैक ने भी अपने उसमें डाल दिए। तो हमारा जो आईकैप क्वेश्चन बैंक था वो तो हो गया है कंप्लीट। एक सेकेंड, लेट मी चेक, इसमें हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन कोई अगर रहता है तो, नहीं, ये सारे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के ही ज्यादातर होंगे। चले ठीक है, आज फिर आप लोगों की छुट्टी हो गई, आज आप लोगों को फिर कोई होम असाइनमेंट नहीं मिलेगा। सारे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के ही हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हमने कर लिया है, हमने आईकैप का क्वेश्चन बैंक भी कर लिया, इन्वेंट्री वैल्यूएशन से रिलेटेड आप लोग जितने भी आपके पुराने होम असाइनमेंट्स हैं उनको या तो कवर कर लें, ठीक है। तो नो होम असाइनमेंट फॉर टुडे। इंशाल्लाह कल जब हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के ऊपर आएंगे तो उसमें फिर आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। जिन लोगों ने होम असाइनमेंट अपलोड नहीं किए दोनों, वो आज उनके पास टाइम है, आज फिर मैं लिस्ट आप लोगों की फाइनल करूंगी कि कितने लोगों ने 2 होम असाइनमेंट सबमिट नहीं किए हुए, ठीक है। वीकेंड का जो होम असाइनमेंट होगा वो भी जो सबमिट नहीं कराएगा, तो तीसरा मैंने आपको बोला है कि 3 होम असाइनमेंट कंसेक्यूटिवली जिसने सबमिट नहीं किए होंगे तो फिर हम उसका कुछ करना पड़ेगा उन्हें, ठीक है। फिर सजा होगी, पनिशमेंट होगी इंशाल्लाह। चले जी, इंशाल्लाह फिर कल इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की क्वेश्चन पर आएंगे। कोई प्रॉब्लम है तो नोट डाउन कर लीजिए, इंशाल्लाह कल उनको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नेट इशू का जी अरसलान, आप होम असाइनमेंट के सबमिशन की बात कर रहे हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दें अपने होम असाइनमेंट के इमेजेस। व्हाट्सएप तो कर सकते हैं या नहीं? चले, अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं आप लोगों की ऑनेस्टी पे यकीन रखती हूँ। अगर आप मुझे कहते हैं कि हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं आया, हम सबमिट नहीं करा सके या नहीं करा सकते, तो मैं ऐसी बात नहीं, मैं आप लोगों की बात पे बिलीव कर लूंगी। तो वो उसमें आप ही का नुकसान है। ये जो मैं पीछे पड़ी हुई हूँ कि होम असाइनमेंट अपलोड करें सबमिट कराएं, इसमें मेरा तो कोई वो नहीं है, फायदा या नुकसान आप लोगों का ही है। मैं चाहूँ तो मैं होम असाइनमेंट दे दूं, अगले दिन आके पूछ लूँ हाँ जी कर लिया, आप मुझे कहें हाँ जी कर लिया, कोई सवाल नहीं है, तो मैं तो आगे चली जाऊंगी ना, मेरा तो कोई इसमें मसला नहीं है। मुझे तो उतने पैसे मिल रहे हैं जितने अभी मिल रहे हैं ठीक है। इसमें आप लोगों का ही बेनिफिट है, ठीक है। आप लोगों का ही बेनिफिट है कि डंडा सर पे होता है तो थोड़ा सा बंदे के पुत्र बने होते हैं, वरना नहीं, है ना। चले जी, इंशाल्लाह कल मिलते हैं फिर। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।